नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और दोस्तों, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो पीछे परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं और आगे आने वाले जो भी आपके एग्जाम है सेंटर लेवल के, जैसे एसएससी लेवल के अंदर हो गया, यूपीएससी का हो गया, यानी एसएससी के अंदर अभी आगे एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होना है तो उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। यानी सेंटर लेवल की वैकेंसी के अंदर सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन हैं ये पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और ध्यान से वीडियो को देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का मोटिवेशनल कोड है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो दोस्तों, ये है मोटिवेशन कोड। तो अब शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो राइट आंसर होगा इसका सी, शिवाजी। मराठा साम्राज्य के राजा थे शिवाजी और शिवाजी के शासनकाल के दौरान अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद ये जो व्यवस्था है ये थी। अष्टप्रधान का मतलब हो गया यानी 8 मंत्री। अष्टप्रधान 8 मंत्री इनके शासनकाल में थे। यानी शिवाजी के जो सलाहकार परिषद के अंदर अष्टप्रधान जो है इसमें 8 मंत्री थे और इन 8 मंत्रियों को मिलाकर ये अष्टप्रधान कहा जाता था। और 8 प्रकार के मंत्री कौन कौन से होते थे तो ये ध्यान में रखना है, पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश। ये 8 प्रकार के मंत्री थे और इनको मिलाकर ही अष्टप्रधान मंत्री परिषद कहा जाता था। तो ये 8 प्रकार के जो है नाम आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। तो राइट आंसर होगा इसका डी, केरल में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने इनका जन्म केरल में हुआ था। केरल के कालपी अथवा कासल ग्राम के अंदर, केरल के अंदर गांव है कालपी, कालपी या उसका नाम है कासल भी है। तो इसके अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। और जन्म कब हुआ था? तो 508 ईसा पूर्व के अंदर, 508 ईसा पूर्व में जो है जन्म हुआ था, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो राइट आंसर होगा इसका ए, गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य महापुरुष गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? महाराष्ट्र में जो भक्ति संप्रदाय है ये किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला था? तो राइट आंसर होगा इसका सी, संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं से महाराष्ट्र के अंदर भक्ति संप्रदाय है ये फैला था। नेक्स्ट है, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो राइट आंसर होगा इसका डी, गुजरात। महमूद बेगड़ा गुजरात राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। और दोस्तों, बात करें महमूद बेगड़ा जो है ये अहमद शाह के परपोते थे, अहमद शाह के परपोते थे।
और महमूद बेगड़ा यानी ये गुजरात का छठा सुल्तान था। महमूद बेगड़ा जो है ये गुजरात का छठा सुल्तान था, ये ध्यान में रखना है। और बात करें तो गुजरात के पहले स्वतंत्र सुल्तान की बात करें तो पहले स्वतंत्र सुल्तान पूछे तो अहमद शाह थे। गुजरात के पहले स्वतंत्र सुल्तान है अहमद शाह थे। और 1411 में अहमदाबाद की स्थापना की थी अहमद शाह के द्वारा। 1411 ईस्वी के अंदर अहमदाबाद जो गुजरात के अंदर है इसकी स्थापना भी अहमद शाह के द्वारा की गई थी। और अहमद शाह महमूद बेगड़ा के जो है दादा थे, परदादा थे। नेक्स्ट है कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है वह है, तो राइट आंसर होगा इसका बी, जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन ये कश्मीर का शासक है और इन्हें कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बात करें तो जैनुल आबिदीन ये 1420 से लेकर 1470 तक इन्होंने शासन किया था, तो ये ध्यान में रखना है कश्मीर पर 1420 से लेकर 1470 तक इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो राइट आंसर होगा बी, तुंगभद्रा नदी। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। और विजयनगर की स्थापना की बात करें तो 1336 के अंदर विजयनगर की स्थापना हुई थी। और स्थापना करने वाले हरिहर एवं बुक्का, हरिहर और बुक्का ये दो भाई थे और इन्होंने विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। अगर विजयनगर की बात करें तो वर्तमान में इसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक को ही प्राचीन जो नाम था कर्नाटक का ये विजयनगर था और अभी इसे कर्नाटक साम्राज्य के नाम से इसे जाना जाता है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। विजयनगर के महान जो साम्राज्य है इसके अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, तो राइट आंसर होगा सी, हम्पी। हम्पी ये कर्नाटक में है। हम्पी कर्नाटक के अंदर है। विजयनगर साम्राज्य के महान जो अवशेष है ये पाए जाते हैं, यानी हम्पी एक पुरातत्व स्थल है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। विजयनगर का प्रथम शासक है कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी, तो राइट आंसर होगा इसका बी, कृष्ण देवराय। कृष्ण देवराय ये विजयनगर के प्रथम शासक थे जिन्होंने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। नेक्स्ट है चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो राइट आंसर होगा इसका बी, ओली कुतुब शाह। चार मीनार का निर्माण ओली कुतुब शाह ने करवाया था। और ओली कुतुब शाह ये पांचवें शासक थे, पांचवें शासक थे। और बात करें तो चार मीनार का निर्माण कब करवाया गया था, तो चार मीनार का निर्माण दोस्तों 1591 ईस्वी के अंदर चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। और चार मीनार कहाँ पर है, तो हैदराबाद, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और हैदराबाद के अंदर चार मीनार स्थित है। और बात करें चार मीनार दोस्तों मूसी नदी के तट पर स्थित है। मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, तो ध्यान में रखना है। चार मीनार का निर्माण ओली कुतुब शाह ने 1591 में करवाया। चार मीनार हैदराबाद के अंदर स्थित है और मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट है गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है, तो राइट आंसर होगा इसका डी, गोलकुंडा हैदराबाद में अवस्थित है। गोलकुंडा हैदराबाद में है और यानी भारत के दक्षिणी भारत के अंदर गोलकुंडा जो क्षेत्र है ये स्थित है। और बात करें गोलकुंडा है यह पूर्व काल में एक राज्य में मिलने वाले हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध था। पूर्व काल के अंदर मिलने वाले हीरे एवं जवाहरातों के लिए गोलकुंडा जो है ये प्रसिद्ध था। और गोलकुंडा का निर्माण की बात करें तो 14वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। और दोस्तों 2014
2014 के अंदर इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची के अंदर अस्थायी रूप से शामिल किया गया था। जो गोलकुंडा परिसर है इसको 2014 के अंदर यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो राइट आंसर होगा इसका ए, कर्नाटक। हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी कर्नाटक के पूर्वी हिस्से में तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। और बात करें हम्पी की, तो दोस्तों जो हम्पी संग्रहालय है इसे 1986 के अंदर 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हम्पी को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा इसका ए, मदुरई। मीनाक्षी मंदिर मदुरई। और मदुरई कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। तो मदुरई तमिलनाडु के अंदर मीनाक्षी मंदिर स्थित है। और बात करें मीनाक्षी मंदिर को दोस्तों, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और मीनाक्षी मंदिर को मीनाक्षी अम्मा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके उपनाम हैं मीनाक्षी मंदिर के, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर और मीनाक्षी अम्मा मंदिर। तो ये ध्यान में रखना है। और मीनाक्षी मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी के अंदर करवाया गया था, और जो निर्माणकर्ता थे उनका नाम है पांड्या राजा। पांड्या राजा के द्वारा 17वीं शताब्दी के अंदर मीनाक्षी मंदिर का निर्माण मदुरई तमिलनाडु के अंदर करवाया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? कौन सा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने इसका विरोध किया था? तो राइट आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। यानी अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने इनका विरोध किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था? दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम है, तो राइट आंसर होगा इसका सी, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ये दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था। और बात करें तो गयासुद्दीन जो बलबन है, गयासुद्दीन बलबन ने 1265 से लेकर 1265 से 1286 तक दिल्ली के अंदर जो है शासन किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? किस राजवंश के अंतर्गत जो है विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो राइट आंसर होगा इसका सी, तुगलक जो राजवंश था, तुगलक राजवंश के अंतर्गत जो है विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, जवाबीत थे, जवाबीत कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य कानून। जवाबीत है ये राज्य कानून थे। नेक्स्ट है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने सल्तनत काल के अंदर प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया था। और दोस्तों इब्न बतूता ये मोहम्मद तुगलक के समय आया था, मोहम्मद तुगलक के समय आया था, और इसने सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया था। और इब्न बतूता एक अरबी यात्री था, इब्न बतूता है ये अरबी यात्री था, ये ध्यान में रखना है। और बात करें इब्न बतूता, यानी इसका अगर पूर्ण नाम पूछे तो इसका पूरा नाम है मुहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। मुहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता ये इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो राइट आंसर होगा ए, इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। और रजिया सुल्तान ने
1236 से लेकर 1236 से 1240 तक जो है दिल्ली पर राज किया था। और ये तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका थी। तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका थी और भारत की भी पहली महिला शासिका थी, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो राइट आंसर होगा इसका सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खलजी भी बोलते हैं इसे। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के अंदर सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, यानी 6 बार मंगोलों ने आक्रमण किया था और प्रत्येक आक्रमण के अंदर अलाउद्दीन खिलजी विजय रहे थे। यानी मंगोल जो लोग थे, मंगोल जो आक्रमणकारी थे, इनकी 6 जो बार इन्होंने आक्रमण किया था, तो 6 के जो आक्रमण थे इन सभी के अंदर इनकी हार हुई थी, पराजय झेलनी पड़ी थी, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? तो राइट आंसर होगा इसका ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे के साथ मिलकर अपने ससुर की हत्या की थी। और इनके ससुर का नाम पूछे तो जलालुद्दीन, जलालुद्दीन की इन्होंने हत्या की थी। और कब की थी? तो 1296 ईस्वी में। जलालुद्दीन जो खिलजी है ये इनके ससुर थे अलाउद्दीन खिलजी के, और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो राइट आंसर होगा ए, उचित समतावादी। उचित समतावादी ये हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। और बात करें हड़प्पा संस्कृति का जो समाज है ये 4 वर्गों में विभाजित था। अगर पूछे कि हड़प्पा संस्कृति का जो समाज है कितने वर्गों में विभाजित था? 4 वर्गों में। और कौन कौन से थे 4 वर्ग? पहला था शासक वर्ग, दूसरा धनी या कुलीन वर्ग, तीसरा मध्यम वर्ग और चौथा निम्न वर्ग। इन 4 वर्गों में विभाजित था। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता है ये, अगर पूछे हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक इकाई तो परिवार जो है, परिवार हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक इकाई थी। और हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृस्थात्मक समाज था। और हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा बी, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता के अंदर वृहत यानी बड़ा स्नानागार। तो बड़ा स्नानागार सिंधु सभ्यता की अंदर कौन से क्षेत्र के अंदर पाया गया है, कौन से स्थल के अंदर पाया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका सी, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार है मोहनजोदड़ो में पाया गया है। और दोस्तों बात करें इस स्नानागार की तो कितना बड़ा था? तो देखो 11.88 मीटर लंबाई के अंदर था, 7.01 मीटर चौड़ाई के अंदर था और 2.43 मीटर ये इसकी ऊंचाई थी। ये यानी 11.88 मीटर लंबाई, 7.01 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर इसकी ऊंचाई थी। यानी ये इतना बड़ा स्नानागार है, ये मोहनजोदड़ो के अंदर पाया गया है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो राइट आंसर होगा ए, आद्य शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश का
महानतम राजा कौन था? प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो राइट आंसर होगा इसका बी, राजा भोज, यानी इसका नाम है मिहिर भोज। मिहिर भोज, मिहिर भोज ये प्रतिहार वंश का महानतम राजा था। और बात करें दोस्तों तो मिहिर भोज ने 836 ईस्वी से लेकर 836 ईस्वी से लेकर 885 यानी 49 वर्षों तक शासन किया था। और बात करें तो मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। और मिहिर भोज की राजधानी अगर पूछे तो कन्नौज, जो वर्तमान के अंदर उत्तर प्रदेश में है, तो मिहिर भोज की राजधानी जो कन्नौज थी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर है कन्नौज। और बात करें मिहिर भोज प्रथम ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी, आदिवराह की उपाधि भी धारण की थी। अब ध्यान में रखना है कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? तो मिहिर भोज प्रथम ने की थी। नेक्स्ट है जलियांवाला घटना कहाँ हुई? जलियांवाला घटना कहाँ हुई? तो राइट आंसर होगा इसका बी, अमृतसर। अमृतसर पंजाब के अंदर है। और अमृतसर पंजाब के अंदर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं की जाती? कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं की जाती? तो जो है ये हड़प्पाकालीन लोगों के द्वारा उत्पादित की जाती थी। गेहूं भी की जाती थी, चावल की जाती थी। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, दालें। यानी दालें जो है ये फसल हड़प्पाकालीन लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। नेक्स्ट है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, लाल रंग का। हड़प्पा की मिट्टी के ऊपर जो बर्तन है, मिट्टी के बर्तन, इन पर लाल रंग का जो है उपयोग हुआ है। और दोस्तों जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर थे उनके गेहुआ रंग छोड़ने के कारण इसे गेरू यानी गेरू रंग छोड़ने के कारण गेरू रंग भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखना है मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग भी आ सकता है ऑप्शन में और गेरू रंग भी आ सकता है। दोनों में से एक जो है राइट आंसर होगा। दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो गेरू रंग दिया होगा ऑप्शन में या लाल रंग दिया होगा। नेक्स्ट है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो राइट आंसर होगा इसका डी, चेनाब नदी। मांडा एक पुरातत्व स्थल है, मांडा पुरातत्व स्थल है। और मांडा जो है ये चेनाब नदी के तट पर स्थित है। और मांडा कहाँ पर है? तो ये ध्यान में रखना है जम्मू कश्मीर के अंदर। मांडा जम्मू कश्मीर का पुरातत्व स्थल है, चिनाब नदी के तट पर स्थित है। और बात करें मांडा का उत्खनन तो 1976 या 77 के अंदर 76 या 77 के अंदर मांडा पुरातत्व स्थल का जो उत्खनन है ये JP जोशी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो राइट आंसर होगा इसका ए, सांख्य दर्शन। कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। और बात करें कपिल मुनि, इन्हें भगवान विष्णु के पंचम अवतार के रूप में माना जाता है। कपिल मुनि को भगवान विष्णु का पंचम अवतार भी माना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो राइट आंसर होगा डी, के। उपनिषद काल के अंदर राजा अश्वपति है, ये के शासक थे। नेक्स्ट है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक जो पुस्तक है ये किस विषय से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा डी, चिकित्सा से। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। यानी चरक संहिता जो है ये आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है, आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है।
और इसकी जो पुस्तक के रचनाकार अगर पूछे तो अग्निवेश, अग्निवेश जो है चरक संहिता के रचनाकार थे। नेक्स्ट है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद के अंदर जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो राइट आंसर होगा बी, अथर्ववेद। जादुई माया और वशीकरण का जो वर्णन है ये अथर्ववेद के अंदर मिलता है। और अथर्ववेद की स्थापना यानी जो 4 वेद है, सबसे पहला वेद था ऋग्वेद। प्राचीन वेद आपसे पूछे तो ऋग्वेद प्राचीन है, और नवीन वेद पूछे तो अथर्ववेद, यानी सबसे बाद के अंदर जो है ये अथर्ववेद है। अथर्ववेद की रचना हुई थी, ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज हमने सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया, महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना। दोस्तों अगर आपको ये भारतीय सामान्य ज्ञान की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।